नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया और आप देख रहे हैं संसद टीवी। आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या की जो इस वक्त करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित कर रही है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं नींद विकार यानी कि स्लीप डिसऑर्डर की। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हाल ही में एक नेशनल स्लीप फाउंडेशन की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में करीब 45% वयस्क किसी न किसी नींद संबंधी विकार से जूझ रहे हैं। भारत की स्थिति और भी ज़्यादा चिंताजनक है, जहां स्लीप एपनिया जैसी गंभीर समस्या से करीब 2 करोड़ से ज़्यादा लोग प्रभावित हैं और इनमें से अधिकांश का अभी तक सही ढंग से निदान नहीं हो पाया, या यूँ कहें कि लोगों को पता ही नहीं है कि स्लीप डिसऑर्डर जैसी कोई समस्या है और क्या वो जिस समस्या से जूझ रहे हैं वो स्लीप डिसऑर्डर ही है। एक शोध के अनुसार लगभग 93% भारतीय अपनी नींद की गुणवत्ता से संतुष्ट नहीं हैं। नींद की समस्याएं न सिर्फ हमारी शारीरिक सेहत बल्कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा असर डालती हैं। द लॉसन की 2023 की ताज़ा रिपोर्ट ये बताती है कि लंबे समय तक नींद की कमी से डिप्रेशन, हृदय रोग, डायबिटीज़ जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, जिसका खतरा 40% तक बढ़ जाता है। वहीं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट कहती है कि ख़राब नींद से आपकी इम्यूनिटी पर भी असर पड़ता है, जिससे लंबे समय में संक्रमण और अन्य बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। क्या आप जानते हैं कि लगातार 6 घंटे से कम सोने वाले लोग कोरोनरी हार्ट डिजीज़ और स्ट्रोक का सामना करने की 30% ज़्यादा संभावना रखते हैं। तमाम बातें हैं, तमाम सर्वे हैं जो ये बताते हैं कि नींद पूरी ना होने से ऐसी समस्याएं हो सकती हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आज के शो में हमारे साथ एक बेहद ख़ास मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। जी हाँ, मैं आपसे सबसे पहले उनका परिचय करा दूं, जिनसे हम चर्चा करेंगे इस विषय पर विस्तार से। प्रोफेसर संजीव सिन्हा, आप प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन हैं, एम्स नई दिल्ली। आपका बहुत स्वागत है सर संसद टीवी में। तो नींद विकार से जुड़ी हर समस्या दरअसल ये है क्या, और किस तरीके की समस्याएं इससे हो सकती हैं, क्या निदान है, और इसे लेकर अभी किस तरह के रिसर्च चल रहे हैं, क्या नई टेक्नोलॉजी के साथ काम किया जा रहा है, तमाम विषयों पर होगी विस्तार से चर्चा। आइए शुरुआत करते हैं अपने इस खास शो की। सर, पहला सवाल, एक आम आदमी अगर ये समझना चाहे कि स्लीप डिसऑर्डर दरअसल है क्या, और क्या उसे जो समस्या हो रही है, नींद ना आना या नींद टूट कर आना, रात में बेवक्त नींद का खुल जाना या सोते समय अचानक पसीना आ जाना, तमाम ऐसी समस्याएं हैं, तो क्या वो स्लीप डिसऑर्डर की कैटेगरी में आती हैं? वो ये कैसे समझे? पहले तो मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों को नमस्कार कहना चाहता हूं, और ये मैं बताना चाहता हूं कि जो स्लीप है, जो नींद है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लाइफ है। अगर आपको अच्छी नींद आती है तो आप एक तरह से स्वस्थ हैं। जिन लोगों को प्रॉपर नींद नहीं आ रही है तो उनमें कोई ना कोई कारण है या डिजीज़ है जिसके कारण उनकी नींद पूरी नहीं हो रही है। और मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगा, जो कॉमन टाइप के स्लीप डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें जो है इंसोम्निया, हाइपरसोम्निया, जैसे कुछ लोगों को नींद ही नहीं आती है, कुछ लोगों को नींद ज़्यादा आती है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हम स्लीप एपनिया कहते हैं। अब स्लीप एपनिया को भी हम 2-3 तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। एक तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होता है, जिसमें अपर एयरवेज में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, जिसके कारण आप प्रॉपर तरह से ब्रीदिंग नहीं ले पाते हैं। आप सो रहे हैं, आपको क्या होगा कि सोते सोते एकदम से आपकी सांस रुक जाएगी और एकदम से आप जाग जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, सोते सोते आपका एपनिया हो जाएंगे। उसे हम एपनिया कहते हैं बिकॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन इन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। जो ऊपर का भाग होता है सांस की नलिका, उसमें रुकावट आ जाने के कारण। और इसी तरह और एक बीमारी होती है, उसे हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि आपको एपनिया के साथ साथ दिन में भी नींद आती रहती है। रात में भी आपको नींद नहीं आएगी और दिन में भी नींद आती रहती है। इसी तरह से एक और वो हम लोग कहते हैं, वो ऐसे हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम, जिसमें आपको नींद भी नहीं आएगी ठीक से और डे टाइम भी स्लीपीनेस रहेगी, और साथ में आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल है बॉडी का, वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। तो जो एक तरह से आपको और भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं। कार्डियक साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, ब्रेन में साइड इफ़ेक्ट होते हैं, चेस्ट में हो सकते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड।
तो ये सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं। और साथ में पैरासोमनियाज होते हैं जिसमें आपको नींद में भी चलने की आदत होती है, वो भी एक डिसऑर्डर है जी। और नार्कोलेप्सी एक बीमारी होती है जिसमें आपको क्या होता है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होती है, आपके दिमाग से रिलेटेड बीमारी होती है जिसमें कि आपको डे टाइम स्लीपीनेस रहती है और ब्रेन की भी प्रॉब्लम हो जाती है। और ये कुछ एक रेस्टलेस सिंड्रोम भी एक वैरायटी है जो बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं देखी गई है, बट ये भी, इसमें ऐसा होता है कि आप जब सो रहे हैं तो आपको पैर हिलने लगते हैं, तो इस बीमारी के कारण आपकी नींद डिस्टर्ब होती है। तो ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहता हूँ इस बीमारी के बारे में। जी सर, आपने स्लीप एपनिया को विशेष तौर पर उसका नाम लिया। अगर कोई व्यक्ति उस समस्या से जूझ रहा है तो वो कौन से सिम्टम्स है जिससे वो पहचाने कि उसे स्लीप एपनिया है, और अगर है तो प्राथमिक उपचार या खुद से वो क्या कर सकता है, उसको कैसे टैकल कर सकता है अपने लेवल पर, या डॉक्टर से कब मिलने की ज़रूरत है और किस तरह का मेडिकेशन इसमें ज़रूरी होता है? तो मैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे मैंने अभी बताया, ये बीमारी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन के कारण होती है, अपर एयरवेज में प्रॉब्लम आने के कारण हो जाती है। इसमें कई कारण हो सकते हैं। एक पहला कारण तो ये होता है कि अधिकतर देखा गया है ये बीमारी ओबीज लोगों में होती है, ओवर वेट लोगों में होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो नॉर्मल वेट है उनमें भी ना हो, ये बीमारी उनमें भी देखी गई है। काफ़ी चाइनीज़ हैं जिनका वेट नॉर्मल रहता है, बट उसमें वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इस बीमारी को चाइनीज़ लोगों में देखा गया है। तो ये जेनेटिक भी होती है और ये एक्वायर्ड भी होती है। जैसे जो लोग ओबीज होते हैं उनमें नेक के अराउंड फैट ज़्यादा होता है, उनकी टंग थोड़ी सी मोटी होती है, वो जब सोते हैं तो टंग फॉल बैक कर जाती है। और रेस्पिरेटरी ट्रैक है, उसमें भी फैट डिपोजिशन के कारण नैरो हो जाता है रेस्पिरेटरी ट्रैक, जिससे कि ऑब्स्ट्रक्शन के कारण उनको नींद में ही वो एपनियाज हो जाती हैं, सांस रुक जाती है और उनकी नींद खुल जाती है। अब आपने ये पूछा कि इसको क्या सिम्टम्स होंगे। कॉमन सिम्टम्स इसमें ये होते हैं कि पेशेंट आपके पास आएगा, वो कंप्लेंट करेगा कि हमें प्रॉपर नींद नहीं आ रही है, मेरी नींद बार बार रात में खुल रही है। और उसके फैमिली मेम्बर्स जो उसके साथ रहते हैं वो ये कंप्लेंट करते हैं कि इनको खर्राटे आते हैं, काफ़ी स्नोर करते हैं इस तरह के पेशेंट। और वो अधिकतर ये देखा गया है कि वो आपकी ओपीडी में आएंगे, जैसे हमारी ओपीडी है इसी बीमारी की, स्लीप क्लिनिक, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि काफ़ी पेशेंट आते हैं जो मोटे होते हैं और ये भी प्रॉब्लम कंप्लेंट करते हैं कि दिन में भी उनको स्लीप आती है। दिन में भी वो कभी जैसे खाली बैठे हैं, ये टीवी देख रहे हैं तो एकदम से नींद आ जाएगी। काफ़ी लोगों में ऐसा भी देखा गया है जो अपना मीटिंग में बैठे हैं, मीटिंग में बैठे बैठे नींद आ जाती है। और कुछ लोगों में ये देखा गया वो ड्राइव करते हुए भी उनको नींद आ गई और एक्सीडेंट तक हो गए हैं। इस तरह की कंप्लेंट भी लोग करते हैं। तो ये और साथ में मैंने पहले ही बताया खर्राटे भी आते हैं। और इन पेशेंट में कोमॉर्बिड स्टेट्स भी अधिकतर देखी गई हैं कि काफ़ी पेशेंट को हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, डायबिटीज़ हो सकती है, हाइपरटेंशन हो सकता है और लीवर में प्रॉब्लम हो जाती है बिकॉज ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। और ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल सर, ये जो प्रॉब्लम्स हैं जो आपने बताई, नींद से जुड़ी हुई जितनी प्रॉब्लम है, क्या ये माने कि जो हमारी डे टू डे लाइफस्टाइल है, जीवन शैली है, वो इसका एक बहुत बड़ा कारण है? टेक्नोलॉजी का ओवर यूज़ ये एक इसका बहुत बड़ा कारण है। वैसे तो आपने बताया कि जेनेटिक भी है, एक्वायर भी की जा सकती है, लेकिन अगर हम इसके रूट कॉज में जाना चाहें तो क्या वजह है कि आज एक बड़ी आबादी जो है देश की, या हम वैश्विक लेवल पर भी देख रहे हैं कि स्लीप डिसऑर्डर से जूझ रही है? नहीं, आपका बिल्कुल ठीक कहना है। ये और भी चीज़ें हैं, जैसे मैंने कुछ चीज़ें और भी बताई आपको कि पैरासोमनियाज हैं और भी दो डिफरेंट, नार्कोलेप्सी है और रेस्टलेस सिंड्रोम्स हैं। तो ये बीमारियां भी रिलेटेड हैं स्लीप की प्रॉब्लम से। और जैसे कि आपने अपने इनिशियल स्टेटमेंट में बताया कि आजकल काफ़ी लोगों को बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेस, वर्क से रिलेटेड स्ट्रेस है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड स्ट्रेस है, पॉल्यूशन से रिलेटेड स्ट्रेस है, नॉइज़ से रिलेटेड स्ट्रेस है, लाइट से रिलेटेड स्ट्रेस है। और आपने ये भी देखा होगा कि सोशल मीडिया से काफ़ी लोग आजकल जुड़े हुए हैं। रात में भी वो सोने से पहले अपना मोबाइल देखते हैं
और लगातार मोबाइल पर ही आजकल इतने ऐप्स आ गए हैं कि आप मोबाइल पर ही सारा काम कर सकते हैं, ईमेल भी देख सकते हैं, मूवीज़ भी देख सकते हैं, टीवी प्रोग्राम्स भी देख सकते हैं। तो लोगों को एक ये भी मैं संदेश देना चाहूँगा कि जब भी आप नींद के अपने बेडरूम में जाते हैं तो एक तो टीवी को बंद रखें, अपने सोशल मीडिया और जो आपका मोबाइल फ़ोन है उसको सोने के आधे घंटे पहले ही बंद कर दें, जिससे कि आपको प्रॉपर नींद आए और आपकी नींद डिस्टर्ब ना हो। और ये भी देखा गया है कि अगर आपका बेडरूम का एनवायरनमेंट अच्छा है, एक तो आप लाइट बंद करके रखिए, आपका बेडरूम का टेम्परेचर अच्छा होना चाहिए, और जैसे मैंने बताया टेलीविज़न और मोबाइल फ़ोन नहीं यूज़ करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। साथ में स्लीप हाइजीन एक वर्ड होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, जिसे हम स्लीप हाइजीन कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप नींद से 2 घंटे पहले ही खाना खा लें, और नींद सोने से पहले आप अपने को एक पर्टिकुलर टाइम पे जैसे 10 बजे सो जाएं और मिनिमम 6 to 8 आवर्स की नींद लें, जिससे कि आपकी नींद पूरी हो जाए। तो ये सब चीज़ें ख्याल करने की हैं। और साथ में जैसे मैंने और भी बताया, स्लीप, अपना लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट ठीक रखें, वेट अपना कंट्रोल में रखें। अगर आपको डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ कंट्रोल कर रखें, हाइपरटेंशन और हार्ट से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करें और डॉक्टर से एडवाइस लें। बिल्कुल, आपने बताया कि जो लोग मोटे होते हैं, ओबेस होते हैं, उनमें ज़्यादा ये रिस्क फैक्टर है इस तरह के इश्यूज़ का। क्या कुछ ख़ास तरीके के लोग या बच्चों में भी हम देख रहे हैं इस तरह के इश्यूज़ आ रहे हैं? बुज़ुर्गों में ज़्यादा होते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो यंग जनरेशन है उसमें भी ये इश्यूज़ हैं। तो अब इसे माने किसी एज फैक्टर से जोड़ेंगे या फिर ये अब हर तबके के लोगों को प्रभावित कर रहा है? अभी तो देखिए, ये देखा गया है, जो हम लोगों ने रिसर्च भी करी है और जो डेटा अवेलेबल है, जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उसमें ये देखा गया है कि ये बच्चों में भी होती है बीमारी। काफ़ी बच्चे हैं जो ओबीज हो गए हैं बिकॉज ऑफ, आप आजकल देखिए बच्चों को जंक फूड बहुत है पसंद, उसके कारण उनका वेट कंट्रोल नहीं रहता है और उनको ये प्रॉब्लम देखी गई है कि उनमें भी स्लीप डिसऑर्डर होता है। और बच्चे काफ़ी आजकल मोबाइल फ़ोन यूज़ करने लगे हैं और ये सोशल मीडिया काफ़ी यूज़ करते हैं। तो ये सब चीज़ें बच्चों को अफेक्ट कर रही हैं। दूसरा, उनका स्टडी से रिलेटेड भी स्ट्रेस होता है, उनका पीयर प्रेशर भी है, उनको और भी प्रॉब्लम्स हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर भी ये कहना कि एक पर्टिकुलर डिजीज़ एज में ये चीज़ ज़्यादा कॉमन है, ये अभी नहीं हम कह सकते हैं। ये यंग पेशेंट में भी देखा गया है, मिडिल एज में भी देखा गया है और एडल्ट्स में देखा गया है। बट लिटरेचर ये कहता है कि एक 60 ईयर्स के बाद जाके ये एक प्लेटू हो जाता है, फिर इसमें ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। हाँ सर, मेरे 2 सवाल हैं एक साथ जुड़े हुए। पहला तो ये कि लोग कब इस बात को लेकर सतर्क हो जाएं, जागरूक हो जाएं कि हम स्लीप डिसऑर्डर जैसी किसी समस्या से जूझ रहे हैं? क्योंकि कई बार लोग उसे इग्नोर करते हैं और उन्हें लगता है किसी वजह से ऐसा हो रहा होगा, वो मेडिकेशन के लिए जाते ही नहीं है। कब वो अलार्म बज रहा है कि अब आप जाइए डॉक्टर के पास, अपना मेडिकेशन प्रॉपर करवाइए, और अगर समय पर इसका इलाज नहीं होता है या आप एक पर्टिकुलर टाइम तक इसे टालते रहते हैं, तो क्या लॉन्ग टर्म में सेहत पर इसका बहुत बड़ा नेगेटिव असर पड़ता है, और पड़ता है तो किस तरह का? नहीं, मैंने जैसे अभी बताया कि आपको नींद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी लाइफ की। अगर आपको प्रॉपर नींद आती है, अगर आपकी नींद स्लीप साइकिल प्रॉपर है, तो आपको एक बहुत ही नेक्स्ट डे आपका बहुत ही अच्छा जाएगा, एक हेल्दी डे जाएगा। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको जिस दिन से भी पता चलता है, उस दिन से आपको लगता है अगर आपको स्लीप डिसऑर्डर है, आपको स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं और इससे आपकी लाइफ अफेक्ट हो रही है, तो इमिडिएटली आपको जाके डॉक्टर से बात करनी चाहिए। यू हैव टू कंसल्ट। इसमें कई कारण हो सकते हैं, आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकती हैं, मेंटल स्ट्रेस भी हो सकता है, वर्क रिलेटेड स्ट्रेस भी हो सकता है, और साथ में जैसे मैंने बताया हेल्थ रिलेटेड इशूज़ हैं, ओबेसिटी है और अदर फैक्ट्स जो मैंने कॉजेज़ बताए हैं, उन सभी को देखते हुए आप एक पहले फिजिशियन से ही मिल सकते हैं। अगर उसके बाद ज़रूरत है तो वो न्यूरोलॉजिस्ट या स्लीप एक्सपर्ट से आपको, या साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट जिसकी भी ज़रूरत है उसके पास वो रिफ़र करेंगे। सर, किस तरह की मेडिकेशन आप लोग प्रेफर करते हैं? ख़ास तौर पे कुछ थेरेपीज़ भी हैं क्या इसके लिए? नहीं, बिल्कुल है। पहले तो मैं स्लीप OSA के बारे में बताना चाहूँगा, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। इसमें क्या होता है, पेशेंट जब हमारे पास आता है तो हम एक उसको इंटरव्यू करते हैं पेशेंट का
पेशेंट के साथ बैठते हैं और उससे एक हमारे पास क्वेश्चनियर हैं जो इंटरनेशनल गाइडलाइन और नेशनल गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने वो क्वेश्चनियर बने हुए हैं, उसको यूज़ करते हैं हम। उसमें कॉमन है मॉडिफाइड बर्लिन क्वेश्चनियर और ESS एंड स्टॉप बैंक क्वेश्चनियर। तो ये कुछ कॉमन क्वेश्चनियर हैं। हम उन क्वेश्चनियर को पेशेंट से पूछते हैं और एक स्क्रीनिंग कर लेते हैं कि उनको किस तरह की प्रॉब्लम है। बेस्ड ऑन दैट स्क्रीनिंग हम लोग फर्दर टेस्ट करते हैं। अगर हमें लगता है कि हाई रिस्क ग्रुप में पेशेंट आ रहा है और उसमें ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के सिम्टम्स हैं, तब हम लोग एक ओवरनाइट स्टडी होती है जिसको हम पॉलीसोमनोग्राफी कहते हैं, PSG कहते हैं या स्लीप स्टडी कहते हैं, उस स्टडी को हम करते हैं। अब ये स्टडी जो है इसको करने के लिए हम लैब में भी पेशेंट को बुला सकते हैं, ओवरनाइट उसको लैब में स्टे करना होता है, या हम मरीज़ को घर पर भी ये स्टडी कर सकते हैं। जो कुछ डिवाइसेस हैं जो टेक्नीशियन को हम घर पर भेजकर उस ओवरनाइट स्टडी करके रिकॉर्डिंग करके और फिर उसकी रिपोर्ट बनाकर देखते हैं कि कितना ऑब्स्ट्रक्शन है इस पेशेंट में, कितनी प्रॉब्लम है जो स्लीप को वो डिस्टर्ब कर रहा है। तो इसको भी हम फर्दर डिवाइड करते हैं माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर स्लीप एपनिया में। जैसे माइल्ड में क्या होता है कि हम देखते हैं कि जब रिकॉर्डिंग करते हैं तो इसमें हम एपनिया हाइपो एपनिया इंडेक्स को देखते हैं और उसमें हम ये देखते हैं कि अगर 5 to 14 है AHI तो उसको माइल्ड डिजीज़ कहते हैं, 14 to 29 है तो उसको हम मॉडरेट डिजीज़ कहते हैं, और मोर देन 30 है तो उसको हम सीवियर डिजीज़ कहते हैं। तो अगर पेशेंट को सीवियर सिम्टम्स हैं या मॉडरेट डिजीज़ में भी उसको काफ़ी नींद में प्रॉब्लम आ रही है, ओबीस है पेशेंट, तब उसको हम पहले तो लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट के लिए कहते हैं कि आप अपना वेट रिड्यूस करिए, लो फैट डाइट लीजिए, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लीजिए, एंड साथ में हम लोग उसको ये एडवाइस करते हैं कि आपको अगर इन चीज़ों से फ़ायदा नहीं होता एक्सरसाइज करिए और साथ में स्लीप हाइजीन को फॉलो करिए। अगर इन सब चीज़ों से फ़ायदा नहीं होता है तब हम मरीज़ को CPAP थेरेपी देते हैं, जिसे हम कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर कहते हैं। उस मशीन को हम लगाते हैं और उसके थ्रू हम पेशेंट को ये ओवरनाइट थेरेपी देते हैं और उसका प्रेशर हम लोग पॉलीसोमनोग्राफी में ऑलरेडी कंफर्म करके इस बीमारी को ट्रीट करते हैं। जी सर, एक रिपोर्ट ये बताती है कि 6 घंटे से कम की अगर नींद हो रही है तो हार्ट डिजीज़ है या स्ट्रोक है उसका ख़तरा बढ़ जाता है, डायबिटीज़ के चांस बढ़ जाते हैं। ये इस बात में कितना दम है और क्या इस तरह स्लीप डिसऑर्डर अगर प्रोलॉन्ग्ड रहता है तो ये समस्याएं आ सकती हैं? नहीं, बिल्कुल आ सकती हैं। जैसे मैंने अभी बताया भी अपने प्रीवियस स्टेटमेंट में कि अगर आपको प्रॉपर स्लीप नहीं आ रही है और आप ओबीज हैं तो इसके साथ आपको और भी कोमोर्बिडिटीज़ हो सकती हैं। जैसे आपको डायबिटीज़ हो सकती है, हाइपरटेंशन हो सकता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो सकता है और कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो सकती है, आपको स्ट्रोक हो सकता है इन प्रॉब्लम्स के कारण, और साथ में आपको जो है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लॉन्ग स्टैंडिंग अगर ओबेसिटी है। तो ये चीज़ें तो बिल्कुल दिखी गई हैं, और इंसोम्निया तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। और आपको मेंटल स्ट्रेस के कारण कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो ये देखा गया है कि इस बीमारी के या इंसोम्निया के कारण या लेस स्लीप के कारण हो सकती है। चूँकि आपने मेंटल स्ट्रेस का नाम लिया, और स्ट्रेस अपने आप में एक समस्या है, कोई बीमारी तो नहीं है, लेकिन हाँ एक प्रॉब्लम ज़रूर है जिससे लोग जूझ रहे हैं, जो बाद में आगे बढ़कर एंजाइटी और उसके बाद और आगे बढ़कर कई बार डिप्रेशन तक में बदल जाती है। तो ये स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ से स्लीप डिसऑर्डर काफ़ी हद तक जुड़ा हुआ है। तो अगर किसी को स्ट्रेस की वजह से नींद नहीं आ रही है तो भी उसके लिए मेडिकेशन ज़रूरी है या वो अपने लेवल पर उसको कर्ब कर सकता है? नहीं, वो देखिए एक डिफरेंट इशू है। अगर आपको स्ट्रेस के कारण या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के कारण नींद नहीं आ रही है, इंसोम्निया हो रहा है, तो उसको हमें ट्रीट करने के लिए पहले तो समझना होगा कि इसके अंडरलाइंग प्रॉब्लम क्या है। स्ट्रेस क्या है, वर्क रिलेटेड है, कुछ और कॉजेज हैं, फैमिली से रिलेटेड है, आपके जॉब से रिलेटेड है, स्टडी से रिलेटेड है, जैसे बच्चों में होता है, कैरियर से रिलेटेड है। तो देयर आर मल्टीपल कॉजेज। अब उनको हमें समझना होगा और एक समझ के ही हमें डिटेल में
समझने के बाद ही उसको ट्रीट करना होगा। फिर भी अगर एक जनरल चीज़ है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया नहीं है और कोई क्रोनिक कॉज नहीं है इंसोम्निया का, तो उसमें हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको नींद के लिए दवाएं भी देते हैं, क्योंकि अगर आपको प्रॉपर स्लीप के लिए अगर दवाएं ज़रूरत हैं तो आपको ट्रीटमेंट के लिए देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रग्स अवेलेबल जिसको हम प्रॉपरली ट्रीट कर सकते हैं। सर, स्लीप डिसऑर्डर को लेकर ख़ासतौर पे अगर मैं नई दिल्ली एम्स की बात करूं तो क्या किसी तरह का शोध, रिसर्च या इस पे और काम हो रहा है, नई टेक्नोलॉजी का इसमें इनोवेशंस, ताकि इसको टैकल करने के लिए इस पर किस तरह से काम किया जा रहा है? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। देखिए, हमारा जो ये स्लीप लैब है ये बहुत ही पुराना लैब है। 1995 से पहले से हम लोग इस लैब में स्लीप में स्टडीज़ कर रहे हैं और काफ़ी शोध किया है एम्स ने, और काफ़ी पब्लिकेशन भी हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन के। और इस बारे में मैं ये बताना चाहूँगा, रिसेंटली अभी काफ़ी हम लोग इस बारे में काम कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग से रिलेटेड काफ़ी शोध हो रहा है आजकल। तो उसमें हम ये इस तरह की रिसर्च कर रहे हैं जिसमें हम देखना चाहते हैं कि जैसे ये ओवरनाइट स्टडी करते हैं हम लोग पॉलीसोमनोग्राफी, तो उसमें हम चाहते हैं कि उसका टाइम रिड्यूस हो जाए। हम जो ओवरनाइट चीज़ें कर रहे हैं उसको अगर हम कुछ रिड्यूस कर सकते हैं उसका टाइम, और चैनल्स जो इसमें यूज़ करते हैं हम इस मशीन में, जो हम लोग EEG करते हैं, EMG करते हैं और ECG करते हैं, चेस्ट मूवमेंट्स करते हैं, एब्डोमिनल मूवमेंट्स एंड मसल्स का EMG करते हैं, तो इन सब चीज़ों के डिफरेंट काइंड ऑफ चैनल्स होते हैं जिससे कि हम पॉलीसोमनोग्राफी करते हैं। तो उसमें भी हम देखना चाहते हैं अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हमें कुछ इस तरह की शोध करें जिससे कि ड्यूरेशन कम हो जाए, और जो हम मैनुअल स्कोरिंग करते हैं रिपोर्ट को बनाने के लिए जिसमें कि 4-5 घंटे लगते हैं डे टाइम में ओवरनाइट स्टडी के बाद, उसमें भी हम देख रहे हैं कि कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से अगर कुछ हमें हेल्प मिल सकती है, तो इसमें काफ़ी शोध हो रही है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि होम बेस्ड स्टडीज़ आजकल काफ़ी यूज़ हो रही हैं। जैसे आपको लैब में आना पड़ता है, उसमें प्रॉब्लम होती है, तो घर पे ही आजकल स्टडीज़ हो जाती हैं, तो उसमें भी हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल देख रहे हैं कितना है। और आने वाले समय में हम इस बारे में बहुत ही होपफुल हैं कि इन रिसर्च से काफ़ी फ़ायदा मिलेगा मरीजों को। जी बिल्कुल सर, एक डॉक्टर होने के नाते और चूँकि आप इस तरह के पेशेंट्स को रोज़ ही देखते हैं, उनसे उनकी समस्याओं को सुनते हैं, जो स्लीप डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज, क्या संदेश या क्या राय होगी कि किस तरीके से वो अपनी लाइफ को बैलेंस करें? आपने स्लीप हाइजीन की भी बात की थी, लेकिन आगे वो चीज़ और बढ़े ना, और अगर सिम्टम्स हैं तो आप तुरंत डॉक्टर से मिले। नहीं, बिल्कुल ठीक है ना आपका। मैं पहले तो ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको स्लीप से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, आप उसमें बिल्कुल भी उसको आप हिचके नहीं, आप कोई भी तरह से उसको निगेटिव उसमें ना लें। आप तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाएं और अपनी स्लीप से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसके बारे में डिस्कस करें। अगर आपको साथ में मैं ये भी मैसेज देना चाहूँगा कि स्लीप हाइजीन, जो एक मैंने वर्ड यूज़ किया था, स्लीप हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर स्लीप। तो उसमें आपको क्या करना होगा कि आपको सोने से जैसे आपको फिक्स टाइमिंग बनानी होगी कि आपको 10 PM पे बेड पे सोने के लिए जाना है, तो उससे 2 घंटे पहले आप डिनर कर लें। आप सोशल मीडिया, टेलीविज़न ये सब सोने से पहले अवॉइड करें, रीडिंग मटेरियल भी अवॉइड करें। और अगर आपको किसी चीज़ से लगता है कि आपको नींद अच्छी आती है, जैसे काफ़ी लोगों को म्यूज़िक सुनने से नींद आती है, तो उसको यूज़ कर सकते हैं। और अपने रूम की लाइट को जो है वो प्रॉपर रखें, डिम रखें या डार्क लाइट में अगर सोने की आपकी हैबिट है तो डार्क रूम में रहें। और अगर आपको ओबेसिटी है तो अपना वेट कम करें। और जैसे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है तो उसकी प्रॉपर जांच कराएं, पॉलीसोमनोग्राफी करें, और साथ में अगर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो आप CPAP को यूज़ करें। अगर आपको डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट करें, हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट करें, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं तो उनको ट्रीटमेंट करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर संजीव, आपने अपना कीमती वक्त निकाला इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।
तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि स्लीप हाइजीन को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है और स्लीप डिसऑर्डर जो प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ी समस्या में ना बदल जाए, इसके लिए ज़रूरी है कि आप समय रहते सतर्क हो जाइए। जब भी इसके सिम्टम्स दिखे तुरंत डॉक्टर से संपर्क कीजिए और अपनी लाइफस्टाइल ऐसी करिए, स्लीप हाइजीन को मेंटेन करिए ताकि ये समस्या आप तक ना आए। रखिए अपनी सेहत का ख्याल। फिलहाल इस शो में इतना ही। हमारे इस कार्यक्रम को आप संसद टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।